हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। तो आज हम ज्योतिष समाधान में जिस विषय पर बात करेंगे वो है पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। तो बता दें कि पति पत्नी का रिश्ता आपसी सामंजस्य और विश्वास पर टिका होता है। यदि इसमें थोड़ी भी अविश्वास की भावना आ जाती है और रिश्ते की डोर कमजोर होने लगती है तो कई बार पति पत्नी के रिश्तों को ग्रह दशा भी प्रभावित करती है और इस कारण से परिवार में तनाव रहने लगता है। पति पत्नी में बहुत अधिक विवाद के कारण परिवार में अशांति छा जाती है। विषय के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या वो ज्योतिषी कारण है जिसके वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता है? पति पत्नी में झगड़े के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है पति पत्नी का मानसिक रूप से स्वस्थ होना। यदि किसी जातक की कुंडली में तृतीय, छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए या 7वां स्थान पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए या लग्न में मंगल राहु जैसे ग्रह छा जाएं, ऐसी स्थिति में जातक या जातिका बेहद गुस्सैल होते हैं या मंगल लग्न में तीसरे या 11वें स्थान में बैठ जाए, सप्तम भाव पर किसी तरह से मंगल और राहु जैसे ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए या सप्तमें शुक्र, सूर्य या चंद्रमा जब शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक अपने दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा कलहपूर्ण व्यवहार को अनुभव करता है अपने पार्टनर से। और तो ये कारण है कि मानसिक कारणों से भी व्यवधान आता है। मतलब यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में तृतीय, छठे, आठवीं, 12वें बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पे मूड स्विंग का शिकार हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। लग्न में मंगल हो तो बच्चा बहुत ज़्यादा एंगर का शिकार हो सकता है। ये दोनों ही हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यवहार के कारण, सामान्य मानसिक दबाव के कारण ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। कई बार पेरेंटल इंटरफेरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि नए नए विवाह के बाद पेरेंट्स का इंटरफेयर बहू के साथ में या दामाद के साथ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। बड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं कई बार इन लॉज, और वो बहुत सारा दबाव अपने बहू या फिर अपने दामाद पर देते हैं। इसके चलते भी कई बार रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। एक तीसरी बड़ी वजह हो सकती है कि शारीरिक अक्षमता के कारण, यदि सप्तमी, छठे, आठवीं, 12वें बैठ जाए या फिर रोगेश लग्न में बैठ जाए या जातक किसी गंभीर रोगों का शिकार हो जाए तो भी पति पत्नी के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। एक और भी बड़ा कारण होता है सेपरेशन का कि जब कभी भी विच्छेदकारी ग्रह 7वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हों तो फिर कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी की पोस्टिंग, वर्किंग प्लेसेस अलग अलग होती हैं और इसके चलते भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। मतलब बहुत तरह की वजह हो सकती है जिसके चलते पति पत्नी के रिश्ते खराब हो सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। और इसी बीच पंजाब से कॉलर राजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन जी, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं? क्या सवाल हैं आपके? बेटी के बारे में पूछना ही, पढ़ाई के और संगीत पे है, संगीत के बारे में भी। 5 अक्टूबर। जन्म तारीख फिर से बताएंगे? 5 अक्टूबर जी, सन 2015। जन्म का समय 6:10 शाम के जी, लुधियाना पंजाब। 6:10 जी। 50। हाँ जी, 10 जी, 6:10। हाँ जी, 6:10 लुधियाना पंजाब। शाम के 6:10 पर लुधियाना पंजाब। क्या सवाल है आपके? पढ़ाई और संगीत के बारे में पूछना बेटी के। जी पंडित जी, अपनी बेटी की पढ़ाई और संगीत में शायद इनकी बेटी की रुचि है, तो उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई और संगीत में एक साथ कैसे रुचि रख सकता है। अगर ये रुचि रखता है तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं?
इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है, इसकी राशि मिथुन है, इसके लग्न में केतु है। केतु का इस मतलब होता है कि मल्टी टैलेंट, और जब राहु की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान में होती है तो निश्चित तौर पर ऐसा जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। तो निश्चित तौर पर ये संगीत में इसे बहुत अच्छा मकाम मिलने वाला है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो संगीत की इसकी अच्छी तैयारी कराएं। अब सवाल ये है, तृतीय छठे स्थान में है, अब पढ़ाई में थोड़ी सी आलसी हो सकती है। वैसे तो आलस्य इसके स्वभाव में होगा। इन दिनों में राहु की अंतर्दशाएं भी चल रही हैं, तो शायद संगीत की तरफ रुझान ज़्यादा है और पढ़ने की तरफ रुझान कम है। अब हम इसे उल्टा करके देखते हैं। मेरा ख्याल है बच्ची शायद क्लास 3rd या 4th में होगी। इसे हम 7 साल आगे जोड़ कर देखें तो लगभग 2025-32 के आसपास में इस बच्ची की शुक्र की अंतर्दशाएं चलेंगी, जिसका बहुत साफ मतलब है कि बच्ची की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होगी, पर संगीत इसके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। जब कभी भी तृतीय शुक्र छठे स्थान में हो, अभी हम चर्चा यही कह रहे थे कि बच्चा कई बार आलस्य या बुरे मूड का शिकार होता है, इसको मूड स्विंग कहते हैं। तो इसके लिए आर्ट्स एक बहुत अच्छा विषय है और इस बच्चे को लगातार आप संगीत में लगा कर रखें। मगर यहीं पर ये देखें कि बच्ची रात न जागे, बाल बहुत खुले ना हो और बच्ची काफ़ी अनुशासित रहे, इस बात का एकदम ध्यान रखें, क्योंकि आगे टीनेज में जो शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, बच्चा कई बार अवसाद का शिकार हो सकता है, खासकर शुक्र की दिशा में, और उसकी चलते परेशानी आ सकती है। तो बहुत अच्छा है, आर्ट्स में इसको आगे बढ़ा कर रखें और पढ़ाई में भी लगातार धीरे धीरे मोटिवेट करते रहें, ताकि पढ़ाई और म्यूज़िक में उसकी साधना एक जैसी हो। मगर जो आपका प्रश्न है कि पढ़ाई और म्यूज़िक में उसका करियर कैसा रहेगा, तो म्यूज़िक में तो करियर बहुत शानदार रहने वाला है, मगर पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम रहेगा, खासकर टीनेज में। जब बच्चा 9th 10th 11th 12th में होगा, ये एक अच्छा सिग्निफिकेंट नहीं है। जो बिल्कुल, तो कॉलर हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए थे। विषय पर वापस आते हैं पंडित जी। पति पत्नी के रिश्तों के बीच में जो झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, इस विषय पर हम बात कर रहे थे। अब पंडित जी आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब शादी होती है तो कुंडली, ऐसा हमारे यहाँ तो यही होता है कि कुंडली मिलाकर ही शादियां की जाती है, दोनों के ग्रह नक्षत्र को देखकर ही शादियां की जाती है। अगर दोनों की कुंडली मिलाकर शादी नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, और कुंडली मिलाकर जब शादी करते हैं लेकिन ग्रह जो है अपनी चाल तो हमेशा बदलते रहते हैं। अब आपने कुंडली मिलाकर शादी कर ली, उस वक्त सारी चीजें ठीक थी, लेकिन आगे चलकर कुछ सालों के बाद जब ग्रहों की स्थिति बदलती है, तब अचानक से फिर रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे का भी कारण जानते हैं? देखिए, ये ऐसा आप कह सकते हैं क्योंकि आपने ज्योतिष को बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ा। ऐसा वे पंडित भी कह सकते हैं जिन्होंने ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा नहीं। मगर सच बात यह है कि अगर जन्म कुंडली मिलाकर करेंगे तो बहुत हद तक इस तरह की परेशानियां नहीं आती, क्योंकि सारी बात स्वभाव पर होती है। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो जितने भी गोचर हैं, उन गोचर के थ्रेड्स को आप बड़ी आसानी से, वेरिएबल्स के थ्रेड को आप बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते हैं। पर यदि आपका स्वभाव ही ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में आप किसी टाइम के या समय के मार्ग को आप नहीं सह पाते हैं। इसलिए जन्म कुंडली मिलाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम जन्म पत्री मिलाते हैं कि देखते हैं बच्चों का स्वभाव कैसा है, बच्चों का एक दूसरे के प्रति रुझान कैसा है, आकर्षण कितना है, दोनों एक दूसरे को कितना फॉलो करते हैं, दोनों एक दूसरे को कितना रेस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे मतलब चल पाते हैं कि नहीं, एक दूसरे को फॉलो कर पाते हैं कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोनों स्वस्थ हैं कि नहीं, दोनों के पास पैसा है कि नहीं, दोनों के पास में आत्मानुशासन है कि नहीं, दोनों के पास में डिसीजन लेने की पावर है कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के अंदर की खुशी को तय करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आने वाले वेरिएबल्स को दोनों एक साथ मिल करके हैंडल कर लेते हैं। जन्म पत्री मिलाने की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। मुश्किल ये है कि जिस पैरामीटर में आजकल जन्म पत्रियाँ मिलाती है, 28 गुण तलाक 6 महीने में, 36 गुण तलाक 2 महीने में। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने जिस पैरामीटर से जन्म पत्री को मिलाया है, वे पैरामीटर क्या सही है, ये देखने की बड़ी बात है। इन दिनों में जो प्रैक्टिस चल रही है कि भाई नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, मंगल दोष नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। जन्म पत्री मिलाना एक बहुत ही जटिलतम काम है और जिसके लिए बहुत दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता है। और यदि आपने जन्म पत्री मिला करके तो शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तय है। देखिए, विवाह का मतलब है 2 इंडिविजुअल्स को जोड़कर एक करना, जो हमारा सनातन करता है। यदि ये प्रक्रिया ठीक से हुई है तो आप मान लीजिए कि फिर दोनों मिलकर के किसी भी क्राइसिस को हैंडल करेंगे। मगर जब 2 मिलकर एक हुए ही नहीं
तो फिर किसी भी क्राइसिस में इनको परेशानी आनी है। मतलब बहुत बड़ी बात यह है कि जो विवाह की प्रक्रिया है, जिसमें विवाह का मेलापक, विवाह के समय सारे संस्कार, विवाह का मुहूर्त में निष्पादित करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आपको बताता हूँ, भारतीय सनातन इतना विस्तृत है और इतना वैज्ञानिक है, इसे समझने की जरूरत है कि जो हमारा विवाह है वो बच्चों का पुनर्जन्म है। एक बार वो माँ की कुक्षी से जन्म लेते हैं और दूसरा वो जब एसोसिएट होते हैं, इसलिए शादी के बाद अर्धांग और अर्धांगिनी कहते हैं। मतलब जिस समय बच्चों का विवाह हो रहा है उस समय उनका पुनर्जन्म हो रहा है और वो मुहूर्त बहुत ठीक होना चाहिए। इसीलिए हमारे विवाह के मुहूर्त का भी विचार किया जाता है। मतलब अगर हम भारतीय सनातन के ज्योतिष के सारे पैरामीटर्स माने तो काफ़ी हद तक हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मगर मुश्किल क्या होता है, बतौर पंडित, चूँकि मैं सारे प्रोसेशंस कराता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इन दिनों में बड़ा महत्वपूर्ण होता है वो डांस, उसके बाद में वो रिसेप्शन, फिर उसके बाद में फोटो सेशन। सबसे कम महत्वपूर्ण होता है वो पंडित जिससे शादी करानी है, और वो थका हारा दूल्हे का जो कपल है, दूल्हा दुल्हन है, उसके थके हुए माँ बाप हैं, ये पंडित जी करा दो यार, बस हो गया, शादी तो बस रिसेप्शन में है। तो ये जो असावधानी है ये डिजास्टर है। असल में यही सबसे ज़्यादा डराने वाली बात है। अब आजकल तो एक और भी बड़ी बात हो गई कि मंत्रों से ज़्यादा वो इवेंट्स वाले जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वो तय करते हैं कि गाना कौन सा बजेगा, एंट्री कैसे होगी, डिसेंट्री कैसे होगी, बस यही रखा विवाह हो गया, इसलिए थोड़ी परेशानी है। जी बिल्कुल पंडित जी, ग्रहों की बात कर रहे थे, कुंडली मिलान की बात कर रहे थे, तो ग्रहों की युति बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ग्रहों की युति आखिर होती क्या है, ये भी आपसे समझ लेते हैं। देखिए, युति माने जोड़, ग्रहों की युति माने ग्रहों का जोड़। दो ग्रह मिल करके क्या असर डालेंगे, जैसे शहद और घी, ये मिल करके क्या असर पैदा करेंगे, इसको हम कंपाउंड इम्पैक्ट बोलते हैं ग्रहों की युति का। तो युति का मतलब वही होता है कि किसी ग्रह के साथ में जब दूसरा ग्रह बैठा है और दूसरे ग्रह का प्रभाव उस पर क्या होगा और कुल मिलाकर के जो प्रभाव होगा वो क्या होगा। तो आपका मतलब ये है कि जब सप्तमेश के साथ में दूसरे पाप ग्रह बैठ जाएं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये ग्रहों के, बुरे ग्रहों की युतियाँ होती हैं सप्तमेश के साथ में, और ऐसे जो ग्रहों की युतियाँ हैं, यदि पाप ग्रहों के साथ में सप्तमेश बैठ जाए या सप्तमेश स्वयं पाप ग्रह हो जाए या ये 6ठी 8वीं 12वीं बैठ जाए, तो इस तरह से ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन है वो मैरिटल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। और इसी के लिए हमारे यहाँ पे विवाह का मेलापक कराया जाता है, और यदि विवाह में ग्रहों में कोई बाधा होती है तो विधिवत उसकी ग्रह शांति भी करानी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, और हमारे आपके सबसे बड़े फैन इंदौर से पीयूष जी आज फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पीयूष जी, क्या जानना चाह रहे हैं आज? मैम, मेरी सिस्टर के बारे में जानना था। जी पीयूष जी, अपनी सिस्टर की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 15/5 15/5 1996 96 समय सुबह 10 बजे का, सुबह 10 बजे। स्थान इंदौर MP का है। इंदौर MP। क्या जानना चाह रहे? मैम, इन्होंने वकालत की है और इनकी मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, और ये वकालत वापस करना चाहते हैं, तो मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, और ये वकालत करे या नहीं करे, कैसा रहेगा? जी पंडित जी, देखिए, आज अपन चर्चा कर रहे थे मैरिटल लाइफ में, तो हमारे जितने भी ज्योतिषी हैं वो इस जन्म पत्री को ध्यान से देखिए। 15 मई 1996 10 बजे इंदौर का जन्म है सवेरे का। इनका जन्म लग्न कर्क है, इसकी जो राशि वह मेष, सप्तमेश शनि केतु के साथ में है और सप्तम भाव राहु से आक्रांत है। और यही कारण है कि इनकी मैरिटल लाइफ, चाहे ये वकालत करें चाहे ये वकालत ना करें, इनकी मैरिटल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा उलझने हैं। और वैसे हम देखें, इनकी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, मगर इनके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। अभी देखिए कि बुध की अंतर्दशा प्रारंभ होने अप्रैल के बाद में, शनि की अंतर्दशाओं में तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है और ये अप्रैल 2025 तक तो रहेगा ही। एक अच्छी बात है कि इनके दिमाग में एक अच्छा सोल्यूशन चल रहा है कि भाई क्या हमें वकालत छोड़ देनी चाहिए जिसके चलते हमारी मैरिटल लाइफ खराब है। यस, इन्हें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि शनि के बाद में जो बुध की अंतर्दशा चलेगी इससे परिवार के बढ़ाने का समय मिलेगा, और यदि ऐसा करती हैं तो ये बहुत अच्छा है कि स्मार्ट डिसीजन होगा।
तो बिल्कुल कॉलर जुड़ रहे थे लगातार हमारे साथ। पंडित जी विषय पर वापस आते हैं। अब आपने कारण तो बताए, अब इसके उपाय भी जान लेते हैं कि ज्योतिष उपाय से किस तरीके से एक पति पत्नी, एक दाम्पत्य अपने बीच के रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं एंगर और ओसीडी से। ऑब्सेशन होता है, यदि लड़की या लड़का ओसीडी के शिकार हो जाएं, या बहुत ज़्यादा एंगर हो, या लड़का एडिक्शन का शिकार हो, कई बार लड़कियां भी एडिक्शन का शिकार हो सकती हैं, या आलस्य का शिकार हो। इसका मतलब ये हुआ कि तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठे हैं, या तीसरे स्थान में राहु जैसे पापग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, या तृतीय जो है पापग्रहों से आक्रांत होकर के 11वें या भाग्य स्थान में बैठा है। ऐसी स्थिति में किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करानी चाहिए। यदि उन्हें मेडिकल सहयोग की जरूरत है तो वो लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी सी काउंसलिंग के साथ कई बार इस तरह की बड़ी बड़ी परेशानियां बड़ी आसानी से हल हो जाती है। जैसा मैंने अपने निजी जिंदगी में देखा बतौर एक प्रैक्टिशनर। दूसरा होता है यदि शारीरिक कारण हो तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लें कि भाई थकान बहुत होती है, बच्चा सोता रहता है, बच्चे को कई बार स्लीपिंग एपनिया होता है, बच्चा कई बार बहुत ज़्यादा वजनी होता है, बच्चे बहुत वजनी होते हैं, तो इन कारणों से भी कई बार दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। तो इसके लिए थोड़ा सा व्यायाम और प्रॉपर किसी डाइटिशियन, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके ठीक किया जा सकता है। अब तीसरी बात आती है ग्रहजन्य बाधाओं के कारण अगर कोई परेशानी हो तो फिर ग्रह शांति करानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जब आप शादी करने की बात कहते हैं तो बच्चों की जन्म कुंडली अच्छे से चेक करा लीजिए और ये देखिए कि बच्चों की दाम्पत्य जीवन में कोई निजी तौर पर कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर ऐसा है, मान लीजिए सप्तम भाव पापग्रहों से आक्रांत हो जाए या सप्तमेश पापग्रहों से आक्रांत हो जाए तो किसी लड़की के लिए उसका कुंभ विवाह कराना चाहिए और उसे मंगल व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से उसके दाम्पत्य जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी लड़के की कुंडली में इसी तरह के ग्रह दिखाई पड़ते हो, सप्तमेश पापग्रहों से आक्रांत हो जाए, सप्तमेश 6, 8, 12 बैठ जाए, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए शादी से पहले अर्क विवाह कराना चाहिए दानमुख शादी के साथ में, और फिर इस बच्चे को भी मंगल का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से इसको परेशानियां दूर होती हैं। बहुत सारे बच्चे जिनकी शादी ही नहीं होती, लड़कियों के लिए कात्यायनी मंत्र का जाप करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके लड़कों की शादी नहीं हो रही है, उन्हें पत्नी मनोरमाम देह मनोरतानुसारणीम तारणीम दुरु संसार सागर स्कुलोद्भवम इस मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सहज हो जाता है, आसानी से विवाह हो जाता है और दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है। और मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है और अब ऐसा लगता है कि आपको अपने मैरिटल लाइफ में पीस चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो पति पत्नी दोनों मिलकर के अगर मंगल का व्रत करें तो उन्हें काफी फायदा होगा। अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा मंगल के व्रत में क्या करना चाहिए? तो एक मंगल यंत्र होता है, मंगल यंत्र की स्थापना करके विधिवत, और मंगलवार के दिन दोनों ही नमक का निषेध करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि, एक बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ऐसा 1 वर्ष तक करें तो इसके जितने भी ग्रह दोष हैं वो दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन काफी बेहतर होता है। जी बिल्कुल, तो ये कुछ उपाय हैं, ज्योतिषीय उपाय, जिनको कर आप अपने बीच में आपके पार्टनर के साथ अगर आपको कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको आप खत्म कर सकते हैं। पंडित जी, हम आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल इतने सारे फ्रॉड केसेस भी होने लगे हैं, खास करके हर जगह फ्रॉड होने लगे। तो ज्योतिष की भी अगर हम बात करें तो इस फील्ड में भी फ्रॉड होने लगे हैं। अब कोई तुरंत ही बोल देता है कि आपके जीवन में तो पूरी इतनी सारी समस्याएं, फलाना ठिकाना, दिन दुनिया की पूजा कराइए, इतने पैसे दीजिए। तो किस तरीके से अब एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में तो परेशान है ही, अब ऊपर से ये जब अपनी परेशानी लेकर जाता है किसी के पास तो उसको फिर और अलग से ये सारी चीजें। तो आखिर एक इंसान कैसे समझे कि असलियत क्या है और फेक क्या है? इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की सलाह ले सकते हैं। मुझे पंडिताई करते कोई 45 वर्ष के आसपास हो गए, बाल्यावस्था से ही पंडिताई कर रहा हूँ। मेरी तरह से सभी पंडित होंगे, लंबे समय से अनुभवी हैं। तो हम परिवारों के कुल पुरोहित हैं, तो उनके परिवारों के बच्चों को निर्देश है कि भाई कोई तकलीफ तो पंडित जी से सीधे मिल लेना। इसी तरह से यदि आपको चिकित्सा की जरूरत है तो आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है, आप सीधे सबसे पहले उससे सलाह ले लें। यदि आपके घर में कोई इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम होती तो आपका एक फैमिली सलाहकार होता है, आप उससे सलाह लें। आप अगर
ये बाजार में जाकर और काला तिल और पीली सरसों और आटे का आटे की लोई और पानी और कोयला बहाना, इस तरह की चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो आप पक्के तौर पर ठगे जाने हैं। क्योंकि याद रखिए, बाजार में जो चीज़ें मिल रही हैं वो बाजारू चीज़ें हैं, और बाजारी चीज़ें अपने आप को अपना विज्ञापन इसलिए कर रही हैं ताकि वो ठीक से बिक सके। उनका संबंध समाज का कल्याण बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये आपकी निजी सावधानी है कि आप कैसे डॉक्टर से मिलते हैं, कैसे इंजीनियर से मिलते हैं, कैसे ज्योतिषी से मिलते हैं। यदि आप खुले बाजारू ज्योतिषियों से मिल रहे हैं तो ईश्वर आपका सहायक होगा, क्योंकि ये तो दुकान खोल के ही बैठे हैं। इनके पास में तो इनका हाव भाव सब कुछ एक फ्रॉड है। ये बहुत डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये आपको इंस्टाग्राम में मिलेंगे, ऊटपटांग बातें करते दिखाई पड़ेंगे। तो सवाल ये है कि जब आपके पास में शास्त्र है, जब आपके पास में पंडित है समाज में, तो इन लोगों के चक्कर में क्यों पड़ना। और जब आप पढ़ते हैं तो फिर आप ठगे भी जाते हैं, तो फिर ये आपका दुर्भाग्य है। इसके लिए ज्योतिष और ज्योतिषी जिम्मेदार नहीं है। ऐसे फ्रॉड लोग ज्योतिषी नहीं होते, और ऐसे फ्रॉड लोगों को ज्योतिष कहना भी गलत है। अभी देखिए कि ये जो इंग्लिश पढ़ने वाले लड़के वो मंत्र का जाप कर रहे हैं। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, लक्ष्मी जी की बारिश हो पाएगी। वेरी गुड, अब लक्ष्मी की बारिश करा दीजिए। यदि पति पत्नी में तनाव हो तो नमक का पानी ढकेल दीजिए। वेरी गुड। ये इस तरह की जो टोटके बताते हैं, ये क्या हमारे यहाँ गीता, भागवत, 18 पुराण, 6 शास्त्र में टोटकों के लिए कोई जगह है क्या? हमारा पूरा का पूरा शास्त्र कर्म पर आश्रित है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। अब ये नाक में बाली, नाक छिदाकर बाली पहन करके पोर्टेबल टाइप की, ये खुद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, ये आपको समाधान बताते हैं। तो तकलीफ की बात यह है कि आपका अपना विवेक कहाँ जाता है, अपना विवेक कहाँ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में निजी तौर पर अनुभवों की कमी है। यदि आप किसी विवेकशील व्यक्ति की तरह निर्णय लेंगे तो आप ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, बात तो बिल्कुल आपने सही की। एक और चीज़ भी है पंडित जी, आपसे इस पे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ठीक है, आपकी कुंडली में जैसे ग्रह की स्थिति खराब है तो आपस में विवाद हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशन वैसा है, एक बोलते कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप लोग दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तीसरा, किसी भी रिश्ते में जहाँ तक है कि जिद, गुरूर, हट, इन सारी चीज़ों को अगर हम दूर रखें तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से चलता है। मुझे से लगता है कि आप सप्तपदी पढ़ें, विवाह के कारणों को पढ़ें, तो आपके समझ में आ जाएगा कि इन चीज़ों के लिए हमारे विवाह के संस्थागत संबंधों में स्थान ही नहीं है। शास्त्र में लिखा है, सप्तपदी के 7 पद है, ममृतम ते हृदयम दधामि। आज के बाद तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के क्या मदीय चित्तानुगतम चित्तम। आज के बाद तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के पीछे चलेगा, है ना। सदा मदाज्ञा परिपालन, आप आज्ञाओं का पालन करेंगे। पतिव्रता धर्म पारण, पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे। वो कहती है लड़की की तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम यदि मैं सत्मुकांत कुर्या। तो हमारे यहाँ पे सप्तपदी इतनी महत्वपूर्ण है कि सप्तपदी जो 7 पद किए जाते हैं, जिसे आप बहुत हल्के से लेते हैं, ये सप्तपदी पहले ही दिन बता दी जाती है कि अहंकार के लिए कोई स्थान आपके संस्थागत संबंधों में नहीं है। ये आपके माँ बाप के साथ भी नहीं है। यदि आप माँ बाप के साथ भी अहंकार रखेंगे तो उनके साथ भी आपके रिलेशन नहीं चलेंगे, पड़ोसियों के साथ में भी नहीं है। तो ये तो मानकर चलना होगा कि यदि आप संस्थागत संबंधों में अहंकार रखेंगे, हठ रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपना पराया करेंगे और मैं और मेरे की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये संस्थागत संबंध नहीं चल सकते। जब हम विवाह के संबंधों में आते हैं तो आई की जगह वी का इस्तेमाल होता है ना, और मैं की जगह फैमिली की बात होती है, वी आर द फैमिली। तो इस बात का एकदम ध्यान रखना होगा। यदि आप शास्त्र की मर्यादाओं के बाहर जा करके कोई भी चेष्टा करते हैं तो जाने रहिए कि तबाही आपके दरवाजे खड़े है। क्योंकि इतने बड़े ऋषि मुनियों ने हजारों साल से जिन सप्तपदी का आविष्कार किया, वे इतने कम बुद्धि वाले तो नहीं होंगे। उन्होंने बहुत लंबा अनुभव किया होगा और उन्होंने अपने बहुत सारे निजी दाम्पत्य जीवन भी देखे होंगे, उनके उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। अब मुश्किल क्या है कि बतौर पंडित मुझे से लगता है कि सबसे कम ध्यान बच्चों को सप्तपदी पर होगा। जिन भी बच्चों का ब्याह हुआ वो आंख बंद करके याद करें कि सप्तपदी का क्या कोई एक पद उन्हें याद है, नहीं होगा। और नहीं होगा इसीलिए उनको जीवन में तकलीफ आती है। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल आपने सही कही पंडित जी। तो आज हम ज्योतिष समाधान में बात कर रहे थे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में, कि पति पत्नी के बीच में जो विवाद होता है उसका ज्योतिषी कारण क्या होता है, किस तरीके से आप इन विवादों को ज्योतिषी उपाय से ठीक कर सकते हैं। इन तमाम चीजों पे पंडित जी ने विस्तार से जानकारी दी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।